हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्रिया एवं समीकरण, समीकरण। इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होगा, है ना। 3 तक हम बात कर चुके हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर जो है 4 है। इसमें हम बात करेंगे कि लेक्चर नंबर 3 तक हम बात कर चुके हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है ना। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है? वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के दौरान, है ना, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के निर्माण के दौरान, है ना, ऊष्मा का निष्कासन होता हो। किसका निष्कासन होता हो? ऊष्मा का निष्कासन होता हो। उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है ना। उसके बाद हम बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन अभिक्रिया, है ना। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, क्लियर है? तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक सक्रिय तत्व, सक्रिय का अर्थ हुआ कि जो ज्यादा सक्रिय है, जो किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार होता है ना। सक्रियता श्रेणी में सबसे ज्यादा पोटेशियम, है ना। और क्या होता है? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब ज्यादा सक्रिय है। मतलब किसी के साथ भी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तुरंत तैयार होता है ना, तुरंत झगड़ालू टाइप का है। तो कहता है जब कोई सक्रिय पदार्थ, है ना, अपने से कम सक्रिय वाले, अपने से कम सक्रिय वाले यौगिक में से उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है, और खुद क्या है उसमें शामिल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कहता है इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अधिक सक्रिय वाले तत्व, अधिक सक्रिय, सक्रिय वाले तत्व, तत्व, है ना, अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को, है ना, तत्व अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को, सक्रिय, अपने से कम सक्रिय वाले तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। विस्थापित, विस्थापित दिख रहा है, कर देते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक, क्या कहलाएंगे? विस्थापन अभिक्रिया। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक तत्व है, तत्व क्या है? तो जिसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं, जो अकेला है,
जो कैसा है, अकेला है, जिसको हम किसी भी रासायनिक विधि द्वारा उसको विभक्त नहीं कर सकते हैं, उसको हम तो कहेंगे तत्व, है ना। हम कोई सा भी तत्व नहीं लेते हैं, बस एक उदाहरण के तौर पर हम समझाना चाहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ए नाम का एक तत्व है, ठीक है, इसको हम मान लिए तत्व, ठीक। उसके बाद क्या है कि मेरे पास एक यौगिक है, यौगिक का नाम जो है वो नाम है बी सी, ठीक है, बी सी, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसमें जो है ये यौगिक में ये कोई कमजोर है, मान लो बी जो है वो कमजोर है ना, समझना कि नहीं, वो दुर्बल है, दुर्बल है, कमजोर है। तो ये क्या करेगा, ये अधिक सक्रिय है, ये क्या करेगा, इसको बी को हटाएगा, कहेगा तुम हटो, है ना। अब हम इसके साथ रहना चाहते हैं, ठीक, तो ये इसके साथ आ जाएगा, चलो ठीक है, आ जाएगा, मतलब ए सी मिलकर के एक यौगिक बना देगा और उसके बाद बी को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, बाहर निकाल देगा, है ना। इसके यौगिक में से बाहर निकाल दिया, इसके यौगिक में कौन थे, सी थे, है ना, बी को बाहर निकाल दिया, तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति था, कहीं रह रहा था शहर में, कमरा लेकर के पढ़ रहा था, है कि नहीं, तो दोनों साथ रह रहा था, उसमें से इन दोनों के बीच में जो है ना बनता नहीं था, ठीक है, मान लो नहीं बनता था, मिसमैचिंग था, है ना। तो इसको लगता था इसको कि ये चला जाए तो ठीक रहेगा। एक दिन क्या हुआ कि उसके गांव से कोई लड़का आया शहर पढ़ने के लिए, उसको रख लिया, अभी को क्या किया, बाहर निकाल दिया, कहा तुम जाओ, हम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया, क्या हो गया, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम बात करें विस्थापन अभिक्रिया की, तो फेरस और कॉपर सल्फेट में, है ना, फेरस और कॉपर सल्फेट का उदाहरण लेते हैं, नीचे तो दिखेगा, है ना, फेरस और कॉपर सल्फेट, Fe प्लस CuSO4, है ना, CuSO4, ये दोनों, ये क्या, फेरस क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित करेगा, है ना। फेरस क्या है, कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, तब तो ऐसा हो रहा है, सक्रिय में तो ज्यादा झगड़ालू है ना, इसको बाहर निकाल देगा ठेल करके कि जाओ बाहर निकलो, क्या बचेगा, FeSO4, FeSO4 यानी फेरस सल्फेट। यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट बनाया था, है ना, बाहर किसको निकालेगा, कॉपर को, है ना। तो ये कहलाया विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के बाद हम इसको पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन, जिसमें क्या होता है कि एक तत्व किसी यौगिक से एक तत्व को विस्थापित करता है, लेकिन द्वि विस्थापन में क्या होता है कि दो तत्व एक दूसरे के यौगिक से एक दूसरे को विस्थापित करते हैं और एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, ठीक है। एक्सचेंज जिसको हम कहते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों आपस में, है ना, एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं। अब है विस्थापन अभिक्रिया दो होते हैं, है ना। विस्थापन अभिक्रिया कितने होते हैं, दो होते हैं, एकल विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया दो होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो दो में है जो है एकल विस्थापन, जिसको हम कह सकते हैं विस्थापन, जो भी हम पढ़े थे, है ना, इसको हम कह सकते हैं विस्थापन, ये तो एकल विस्थापन, है ना, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा वो है द्वि विस्थापन, क्या है, द्वि विस्थापन, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, है ना, एकल विस्थापन और द्वि विस्थापन। तो एकल विस्थापन हम पढ़ लिए, विस्थापन पढ़ लिए, मतलब एकल विस्थापन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे द्वि विस्थापन, है ना, द्वि विस्थापन। द्वि विस्थापन क्या है, ठीक है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि
विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो कहता है इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान से होता है ना। अगर सीधे तौर पर देखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण जो है दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट है कि नहीं, जो बन पाता है ना, किसके मिलने से, तो अभिकारक के मिलने से। ठीक है, तो कहता है इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण, किसका निर्माण, उत्पाद का निर्माण दो यौगिक, कितने यौगिक, दो यौगिक है ना, दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान मतलब लेन देन है ना, आयनों का लेन देन, आयनों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा, द्विविस्थापन है ना, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाएगा बाबू, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, हाँ जगह तो बचा हुआ है। देखो इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं मेरे पास दो यौगिक है ना, दो यौगिक है, हम उदाहरण के तौर पर समझाना चाहते हैं, यहाँ पर वास्तव में हम कोई यौगिक नहीं लेंगे है ना, सिर्फ एक एबीसी के माध्यम से उदाहरण है। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं मेरे पास दो यौगिक है, एक है AC और एक है DE। ठीक है, इस प्रकार से है AC और क्या है DE, AC यौगिक है और DE यौगिक है। तो इसमें क्या होगा कि A जो है ना अधिक सक्रिय है किससे, D से, A जो है अधिक सक्रिय है D से। ठीक, तो A जो है अधिक सक्रिय है D से, तो D को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा है, और D जो है अधिक सक्रिय है C से, D जो है अधिक सक्रिय है C से कहते हैं, ये जो है अधिक सक्रिय है अगर किससे है, D से है, तो क्या करेगा, इसको बाहर निकाल करके और इसमें शामिल हो जाएगा, और इसके अगर ये जो है यहां से उसमें विस्थापित होगा तो ये इसमें विस्थापित हो जाएगा है ना, ये इसमें आ जाएगा। ठीक, तो कहने का अर्थ ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा। ठीक, इस प्रकार से बना देंगे, क्या बना देंगे, AE प्लस क्या बना देंगे, CD है ना, इस प्रकार से विस्थापन हो जाएगा, दोनों का जगह चेंज हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन, क्या कहेंगे, द्विविस्थापन कहेंगे। ठीक है, द्विविस्थापन का एक उदाहरण लेते हैं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड है ना, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इसको हम मिटा लेते हैं यहां पर है ना, एक उदाहरण ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, क्या है, सोडियम सल्फेट है ना, सोडियम सल्फेट, सोडियम का क्या होता है Na है ना, सल्फेट SO2 Na2SO2 Na2SO2 है ना, सोडियम सल्फेट प्लस क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 है ना, BaCl2। अब यहां पर क्या होगा, द्विविस्थापन होगा है ना, द्विविस्थापन होगा, हम देखेंगे कैसे होता है द्विविस्थापन। यहां पर क्या है कि ये जो है इसके साथ चला आएगा है ना, बेरियम को बाहर निकाल देगा, और बेरियम जो है इसके साथ चला जाएगा सल्फर के साथ, है कि नहीं, तो क्या बना देगा, NaCl2, और ये क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट BaSO2 है ना, BaSO2। ठीक, कुछ इस प्रकार से बना देगा, लेकिन NaCl होगा यहाँ पर है ना, NaCl2 नहीं होगा, NaCl होगा है कि नहीं, और BaSO4 है कि नहीं, परमाणु संख्या में थोड़ा सा 2 NaCl
इसको संतुलित करते हैं तो यहाँ हो गया 2, नहीं Na और Cl, इधर भी करना होगा ना, Na2 हुआ ना, उधर भी Na2 है, Cl2 इधर भी है, Cl2 उधर भी है, SO2 इधर है, SO4 उधर है ना, SO2 SO4 SO2 ना, चलो SO2 NaCl है, 2 NaCl है ना, 2 NaCl है, बेरियम हो गया, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, Na2 है, SO2 है, SO2 है उधर, उधर SO4 है ना। हाँ ये संतुलित नहीं है, लेकिन यही होगा ये समीकरण है ना, ये हो जाएगा विस्थापन। क्या हो जाएगा? विस्थापन। इसको हम कहते हैं द्विविस्थापन। क्या कहेंगे? द्विविस्थापन। Na2SO2 है ना, ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट। इसको हम कहेंगे सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सल्फेट, ठीक है। इसको हम कहेंगे बेरियम क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको हम? बेरियम, बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इसको हम कहेंगे NaCl, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड। इसको हम कहेंगे सोडियम, सोडियम क्लोराइड है ना, क्लोराइड, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे? बेरियम सल्फेट। क्या कहेंगे? सल्फेट है ना, बेरियम सल्फेट, ठीक है। चलो कहता है बेरियम सल्फेट के सफेद अवच्छेद, अभिलय अवच्छेद का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, है ना। बेरियम सल्फेट से जो है एक अवक्षेप का निर्माण होता है, एक अलग प्रकार का निकल पाता है अवक्षेप, है ना। उसको हम कहते हैं सफेद अवच्छेद। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं अवक्षेप अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अवक्षेप मतलब क्या हुआ? कुछ जमाव जैसा बाहर निकालना, सफेद चूर्ण की तरह, सफेद है ना, मलवा की तरह। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया, ठीक है। बेरियम सल्फेट के रूप में जमा होता है। अब हम बात करेंगे उपचयन और अपचयन, है ना। उपचयन का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सीकरण। अपचयन का दूसरा नाम क्या है? अभ्युकरण, है ना। दो दो नाम है इसके, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं क्या होगा? अपचयन। उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं इसको हम कहेंगे, अपचयन को हम कहेंगे अवकारक। क्या कहेंगे? अवकारक कहते हैं इसको, ठीक है। अवकारक कहते हैं, और इसी का हम क्या करेंगे? अभी अध्ययन करेंगे, ठीक। उपचयन, उपचयन में क्या होता है? यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो तो क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन आकर मिल रहा है तो भी उपचयन, या तो किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी उपचयन। क्लियर है? उसके बाद हम अपचयन की बात करें तो यदि किसी तत्व में हाइड्रोजन मिल रहा है या तो
किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या कहलाएगा? अपचयन। मतलब उपचयन का उल्टा क्या होगा? अपचयन। ठीक है। और इस दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं? इस दोनों को मिला करके हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब उपचयन और अपचयन को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या है? उपचयन, है ना? उप लाइट नहीं चालू किए थे, एक में एक मिस्टेक हो ही जाता, तो हम करें तो धुंधला दिखाई दे रहा है। देखो, उपचयन अभिक्रिया, है ना? उपचयन अभिक्रिया कहता है वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, है ना? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो। सबसे पहला पॉइंट है इसके लिए, कहता है जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में तो बोल दिए क्या हो गया? तत्व और यौगिक दोनों। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, क्या हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वृद्धि, की वृद्धि वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, है ना? हाइड्रोजन का ह्रास हो, का ह्रासी हो, उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है। उपचयन अभिक्रिया, ये तो हम उसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण। क्या कह सकते हैं? उपचयन अभिक्रिया, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना? ऑक्सीकरण, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, है ना, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। ठीक। तो कहता है जैसे मान लो मेरे पास कार्बन है और कार्बन को हम जला दिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना? कार्बन को हम जला दिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में, क्या बना? CO2। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका उपचयन हुआ, मतलब इसमें ऑक्सीजन मिले। किसमें? कार्बन में। कार्बन में ऑक्सीजन मिले, इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। ठीक उसी प्रकार से कॉपर में हम कॉपर को जला देते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कॉपर का क्या होगा रासायनिक सूत्र? Cu। और ऑक्सीजन का क्या होगा? O2। क्या हो जाएगा? CuO2, है ना? कॉपर ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। CuO, है ना? इसमें परमाणु दो नहीं होंगे, यहाँ पर हम संतुलित करने के लिए दो दे सकते हैं। ठीक है। संतुलित हो गया, हुआ संतुलित। ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ कॉपर दो हैं, ऑक्सीजन दो नहीं है। दो, हाँ, ऑक्सीजन दो गए, यहाँ दो भी दो देना होगा। चलो ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारा कौन सा अभिक्रिया? तो ये हो गया हमारा उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया, है ना? उपचयन अभिक्रिया। ठीक। जैसे एक और, उसके बाद हम अपचयन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। अपचयन अभिक्रिया, है ना? इसको मिटा देते हैं हम।
उसके बाद दूसरा जो होगा हमारा क्या होगा, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया है ना। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि, और ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है ना, ठीक है। कहता है जब किसी पदार्थ में, जब किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, पदार्थ में, पदार्थ में क्या हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि, की वृद्धि एवं क्या हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो, ऑक्सीजन का ह्रास हो है ना, ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो, ह्रास मतलब कमी है ना, और हाइड्रोजन की वृद्धि मतलब हाइड्रोजन मिले किसी में जाकर है ना, और ऑक्सीजन का ह्रास हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन ये तो हम क्या कहते हैं, अवकरण, अवकारक, अवकारक, अवकरण कहते हैं, अवकरण है, अवकरण अभिक्रिया, चलो ऑक्सीकरण एवं अवकरण है ना, तो उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचयन या फिर क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं है ना। अच्छा, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हो गया, जैसे उदाहरण के तौर पर है कि हाइड्रोजन जाकर के कहीं मिल गया है ना, जैसे हम ले लेते हैं क्या, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन है ना, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का क्या होगा, Cu प्लस H2 है ना, हाइड्रोजन का हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड ये हुआ और ये हुआ हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा हमारा कॉपर है ना, और इससे ऑक्सीजन निकल करके किसके साथ मिलेंगे, H2O, H2O है ना, H2O, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो है किसकी वृद्धि हुई और किसकी कमी हुई, अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है ना, ऑक्सीजन का वहां पर वृद्धि हुआ है ना, हाइड्रोजन के साथ जाकर के कौन मिला, ऑक्सीजन मिला, और ऑक्सीजन की कमी कहां हुआ, बताओ ऑक्सीजन की कमी कहां हुआ, देखो अगर देखा जाए तो कॉपर ऑक्साइड ये है, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, ह्रास हुआ। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। देखो ऑक्सीजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास हो मतलब बाहर निकल रहा है, तो बाहर किससे निकल रहा है, कॉपर से निकल रहा है, तो यहां से यहां जो है वो कहलाएगा अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन, इसको हम कहेंगे अपचयन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन, ठीक है, दिख रहा है, इसको हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया, ठीक है, थोड़ा सा दिख ही रहा, चलो ठीक है। अब क्या है कि यहां पर इसके साथ जाकर के क्या मिला, ऑक्सीजन, तब ना बना जल, तो H के साथ कौन मिला, O मिला, तब ना बना, तो ये मिल गया, ऑक्सीजन का मिलना, उपचयन। और अपचयन और उपचयन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे, अपचयन और उपचयन को हम सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। अपचयन एवं उपचयन को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं,
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और उपचयन भी हो रहा है ना नीचे यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या हो पा रहा है, अपचयन भी हो पा रहा है और उपचयन भी हो पा रहा है, अपचयन यहाँ हो पा रहा है, उपचयन यहाँ पर हो पा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। इसको लिखिए देते हैं, है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया को, है ना, रिडॉक्स अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो लिखेंगे कि उपचयन एवं अपचयन, चयन एवं अपचयन, अपचयन अभिक्रिया को, है ना, अभिक्रिया को सम्मिलित रूप से, है ना, मिलाकर दोनों को, है ना, सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे, रिडॉक्स अभिक्रिया, सम्मिलित रूप से रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए थे, क्या लिए थे, कॉपर ऑक्साइड, है ना, क्या था, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, CuO प्लस H2O। ठीक है, और इधर क्या बनाया था, तो Cu, और क्या बनाया था, H2O, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इससे ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और कहाँ ह्रास हो रहा है, तो क्या बना रहा है, कॉपर, तो ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या कहलाएगा, अपचयन। क्या कहलाएगा, अपचयन, जिसको कहते हैं ऑक्सीकरण, है ना, ये अपचयन हुआ। और बताओ हाइड्रोजन किसमें मिल जाकर मिला, तो अपचयन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना, और ऑक्सीजन जाकर के किसमें मिल रहा है, ओहो H2O लिख दी इधर, हाइड्रोजन माना H2, तब ना हाइड्रोजन मार्क्स सब जाकर के मिलेगा ऑक्सीजन, इसके साथ क्या मिला, ऑक्सीजन मिला, तब नहीं बनाया जल, तो क्या कहलाएगा, उपचयन। क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया, इसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब है, आगे है कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया को लेकर, है ना, हमारा जीवन जो है किस प्रकार से प्रभावित है। ठीक, हमारे जीवन में कहां कहां जो है उपचयन अभिक्रिया हो पाता है। ठीक है, और उससे हमारा जीवन क्या है, प्रभावित है। ठीक है, क्लियर, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम मिटा लेते हैं। तथा दैनिक जीवन में, है ना, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, के प्रभाव
क्या है? तो सबसे पहला है संक्षारण, है ना। सबसे पहला क्या है? संक्षारण। संक्षारण भी एक प्रभाव है, ठीक है। उपचयन के कारण ही हो पाता है संक्षारण। संक्षारण क्या है? तो जैसे जंग लग जाता है ना लोहे पर, ये तो किसी भी वस्तु पे, उसको हम कहते हैं संक्षारण। किसी वस्तु का सन गल जाना, क्षय हो जाना, ठीक है। तो कहता है कि जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के कारण, है ना, आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आने के कारण धातु के ऊपर, है ना, ऊपरी एवं कमजोर, धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी, है ना, और अम्ल, अम्ल मतलब, अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। आर्द्रता मतलब नमी, है ना, पानी की मात्रा ज्यादा हो। जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के कारण, धातु की ऊपरी परत, धातु के ऊपरी परत कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? कैसे हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, कहलाएगा संक्षारण कहलाएगा, है ना। मतलब कमजोर हो गया तो समझो कि ये धातु जो है संक्षारित हो गए। क्या हो गए? संक्षारित हो गए, है ना, संक्षारित होंगे, है ना। कब? जब धातु के ऊपर नमी हो। नमी मतलब या तो ऑक्सीजन मिलेगा, है ना। नमी में क्या होता है? पानी होता है, ये तो हवा होता है। तो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर कोई धातु क्या हो जाता है? उसमें क्षय होना शुरू हो जाता है, उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये तो अम्ल के संपर्क में आने के बाद भी उसका क्या होता है? क्षय होता है, उसका बर्बादी होता है ना, उसके कण का, ठीक है। क्लियर है? तो कहता है कि लोहे की वस्तु पर जंग, जैसे में अगर उदाहरण देखें तो लोहे के वस्तु पर जंग लगना, और क्या है कि चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ना, है ना। लोहे के ऊपर जंग लगना, पहला है लोहे के ऊपर जंग लगना, लोहे के ऊपर जंग लगना, ठीक है। और दूसरा क्या है? चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, है ना, काली परत, ठीक है। और क्या है? तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है। तांबा के ऊपर क्या होता है? तांबा के ऊपर हरा परत चढ़ जाता है, हरा परत, ठीक है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम में भी होते हैं। एल्यूमिनियम में क्या होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं, और है ना, एल्यूमिनियम को क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है उसका धीरे धीरे क्षरण होता है, वो गिरते हैं टूट कर, है ना, एल्यूमिनियम से अलग होते हैं। लेकिन अंदर में जो एल्यूमिनियम बचा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर, उसका सुरक्षा हो पाता है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? संक्षारण कहलाएंगे, जो संचरित हो गए हैं, ठीक। अब कहता है कि संचरण से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? संचरण से हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं? तो संचरण से बचने के लिए हम एसिड लेपन कर सकते हैं, ये तो वैद्युत लेपन कर सकते हैं, ये तो पेंट कर सकते हैं, है ना। एसिड लेपन मतलब मिश्रित धातु को मिला करके, है ना, उसको उसके ऊपर लेप चढ़ा सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं? हम पेंट कर सकते हैं, ये तो उसको हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीजन से बचा सकते हैं, अम्ल से बचा सकते हैं, है ना, ठीक। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? संक्षारण से बच सकते हैं, संक्षारण से सुरक्षा पा सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं उससे, है कि नहीं, उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। चलो, तो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं? तो एसिड लेपन, विद्युत लेपन, पेंट कर सकते हैं, और पेंट करके धातुओं को, संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहला क्या है? संक्षारण
से बचाव, है ना, बचाव के उपाय। बचाव के उपाय क्या है? सबसे पहला में है यसद लेपन। क्या कर सकते हैं? तो यसद लेपन कर सकते हैं धातु का, है ना। जैसे क्या कर सकते हैं? वैद्युत लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हम क्या कर सकते हैं? तीसरा में पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन उपाय हैं, इससे हम अपने आप क्या कर सकते हैं? इससे धातु का सुरक्षा हो सकता है। संक्षारण से धातु का बचाव के उपाय, है ना। ये तीन उपाय हैं। असद लेपन मतलब मिश्रित धातु का लेप चढ़ा सकते हैं। वैद्युत लेपन मतलब उसमें वैद्युत द्वारा रासायनिक अभिक्रिया करवा करके उसको मजबूत कर सकते हैं, उस पर अलग प्रकार का एक लेप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये तो हम पेंट कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं, ठीक। और इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? धातु को संक्षारण होने से बचा सकते हैं। अब है विपरीत गंधिता। अगला जो है अगला प्रभाव जो है हमारे दैनिक जीवन का, दैनिक जीवन में उपचयन का जो प्रभाव है अगला है वो है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता। तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, विकृत गंधिता। कहता है हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया, कौन सा अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या है? तो इस बार जो है विकृत गंधिता है, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता में क्या होता है कि कोई भी वसा पदार्थ, है ना, जब कोई है ना तेलीय मतलब जिसमें तेल पदार्थ हो, तेलीय या वसा युक्त, जिसमें वसा हो, वसा युक्त पदार्थ, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर विकार उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? विकार उत्पन्न करते हैं, विकार उत्पन्न करते हैं। मतलब यहां भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का मिलना, ऑक्सीजन यहां पर मिल रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीकरण हुआ ना, उपचयन हुआ ना, विकार उत्पन्न करते हैं और गंध देना प्रारंभ करते हैं, और गंध देना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। यही क्या कहलाएगा? विकृत गंधिता कहलाएगा, है ना। मान लो कि मेरे पास अचार है, तेलयुक्त पदार्थ है, अब इसको हम उसका ढक्कन खोले छोड़ देंगे, है ना, तो उसमें क्या है? ऑक्सीजन अभिक्रिया कर देगा। जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, वो उपचयित हो जाएंगे, है ना, सड़ गल जाएंगे, ठीक है, और वो गंध देना प्रारंभ करेंगे। जिसको हम कहते हैं विकृत गंधिता। विकार मतलब क्या था? खराबी उत्पन्न होना, है ना, विकृत, विकार, ठीक है। गंध मतलब तो जानवर करता है, गंध देता है, ठीक है। तो विकृत गंधिता के रोकने के उपाय है, क्या है? तो विकृत गंधिता को रोकने के जो उपाय हैं वो है सबसे पहला विकृत गंधिता को रोकने के उपाय जो है, इसको हम लिख देते हैं काफी तेजी के साथ। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय क्या है? तो सबसे पहले प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, है ना। क्या करेंगे? प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग, है ना, जो ऑक्सीजन का विरोध करता हो, है ना। और वायुरोधी बर्तन का इस्तेमाल करेंगे, है ना, वायुरोधी
जो वायु का विरोध करता है, वायु रोधी बर्तन का प्रयोग, बर्तन का उपयोग, है ना, उपयोग, ठीक है। और क्या है कि वायु के स्थान पर हम क्या डाल सकते हैं, नाइट्रोजन, जैसे चिप्स वगैरह में होता है नाइट्रोजन, है ना, वायु के स्थान पर निष्क्रिय गैस, है ना। नाइट्रोजन क्या है, निष्क्रिय गैस है, मतलब किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए निष्क्रिय गैस होता। तो कहता है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि चिप्स वगैरह में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है ना, ताकि उसमें ऑक्सीजन ना पहुंच पाए और रासायनिक अभिक्रिया ना हो, और क्या है, चिप्स खराब ना हो। नाइट्रोजन क्या है, निष्क्रिय गैस है, मतलब किसी के साथ अभिक्रिया करने के लिए तैयार नहीं होता, मतलब इससे कोई विकार उत्पन्न होने वाला नहीं है, ठीक। और है लास्ट है शीतलन द्वारा, शीतलन मतलब उसको ठंडक प्रदान करके हम कर सकते हैं शीतलन, जैसे फ्रीजिंग करते हैं ना हम, शीतलन जैसे खाना को हम कैसे बचाते हैं, शीतलन के माध्यम से फ्रीजिंग कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो उसकी रासायनिक अभिक्रिया होने का जो दर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया एकदम धीरे धीरे करता है, मतलब उसमें विकार उत्पन्न होता है, लेकिन काफी धीमे धीमे, है ना। तो ठंडी दिन में क्या होता है, खाना जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये तो पूरा चैप्टर जो है खत्म हो चुका है, अब हम मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है।